हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज ह्यूमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। देखिए, ह्यूमन एम्पावरमेंट को लेकर के, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट कमीशन हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, आरपीएससी, कोई भी हो, अलग अलग स्टेट कमीशन लगभग हर साल अपने एसए में या जीएस के किसी सेगमेंट में ह्यूमन एम्पावरमेंट को जरूर पूछता है। एसए में अगर पूछा जा रहा है तो ह्यूमन एम्पावरमेंट को भी लेकर के अलग अलग स्टेट कमीशन उसके डिफरेंट डायमेंशंस को लेकर के अप्रोच करता है। जैसे कोई स्टेट कमीशन उसको लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के रूप में देखता है, कोई स्टेट कमीशन उसको एक सोशल प्रॉब्लम के रूप में देखता है, कोई उसके इकोनॉमिक डायमेंशंस को पूछ लेता है, ठीक है, और कोई उसको एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम के रूप में देख लेता है। तो इसीलिए ह्यूमन एम्पावरमेंट को एक होलिस्टिक टॉपिक के रूप में, एक ही टॉपिक में सारे डायमेंशन को कवर कर लेना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम लोग ह्यूमन एम्पावरमेंट को 3-4 अलग अलग वीडियोस में अलग अलग डायमेंशन से डिस्कस करेंगे, ताकि ये आपके सामने कोई भी स्टेट कमीशन का ऐसे आप राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई भी डायमेंशन अगर पूछे तो वो आपका तैयार रहे। ये जो आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, दिस इज लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज अ हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट। ये एक्चुअली 17th बीपीएससी में ऐसे पूछा गया है और इसने वुमेन एम्पावरमेंट को, महिला सशक्तिकरण को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ करके देखा है कि महिला सशक्तिकरण, शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। तो ये लॉ एंड प्रॉब्लम को लेकर के एक कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है। तो आज हम इस टॉपिक को लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम के रूप में देखने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगी उसमें हम इसके अलग अलग डायमेंशंस भी देखने वाले हैं। ये कंटेंट जो यहाँ पे लिखा गया है वो इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करता चलूंगा। और इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है, तो अगर इसको स्टार्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि रिसेंट में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था क्या जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम एक महिला के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। तो अगर आप लोगों को याद हो तो 2024 में अगस्त में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जो कोलकाता में है, उसमें एक ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप एंड मर्डर हुआ था। पूरा भारत लगभग गुस्से में था, हर जगह आंदोलन हो रहे थे, मूवमेंट हो रहे थे, लेकिन इंसिडेंस को हुए 1 साल से अधिक हो गए, अभी तक उस इंसिडेंस में फाइनल जजमेंट नहीं आया है। अभी भी आरोपी, जो भी आरोपी है, उसको पूर्णतः अंतिम रूप से सजा नहीं दी गई है। जबकि हमारे यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं विमेन रिलेटेड इश्यूज के लिए, कि कोई भी अगर महिलाओं के खिलाफ अगर कोई जघन्य अपराध होता है तो हम उसको 6 महीने के अंदर पनिशमेंट दे देंगे, सजा दे देंगे, लेकिन 1 साल होने को है और आज तक कभी भी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो इसी इशू को उठाते हुए हम बताएंगे कि यह केस की हियरिंग कंटिन्यू है और यह दर्शाता है कि वीमेन एम्पावरमेंट आज भी हमारे यहां क्या है, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर के चलते यह महिलाओं को सशक्तिकरण में एक बाधा बना हुआ है। इसको आप आगे क्या करेंगे कि इस कहानी को, इस इंसिडेंस को बताने के बाद लिखेंगे कि एज पर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड 81,773 केसेस, 81,773 केसेस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इतने केस पेंडिंग है। मोर देन 61 लाख इन हाई कोर्ट्स, 61 लाख से अधिक केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, एंड 4.4 करोड़ इन लोअर कोर्ट्स। और जो हमारा लोअर कोर्ट है उसमें 4.4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो यह दर्शाता है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। ठीक है, एनसीआरबी का अगर हम रिपोर्ट देखें तो ओवर 4 लाख केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन आर पेंडिंग इन कोर्ट्स। कितना? 4 लाख से अधिक केस क्राइम अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के हमारे यहां के कोर्ट में पेंडिंग है, और उनमें से भी 92.9% केसेस आर इन लोअर कोर्ट्स। मतलब अभी वो प्राइमरी स्टेज में है, उसके बाद वो मिड हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मतलब अभी भी उनमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, इसलिए वो लोअर कोर्ट में ही पेंडिंग है। और ये रिपोर्ट क्या शो करता है, एक और इंडिपेंडेंट सर्वे शो करता है कि 90% प्लस सेक्सुअल वायलेंस
इंसिडेंट्स रिमेन अनरिपोर्टेड, कि हमारे देश में जो सेक्सुअल वायलेंस होता है, लैंगिक अपराध हो रहा है महिलाओं के या बच्चियों के खिलाफ, उसमें 90% से अधिक केस तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहा है। यह क्या दर्शाता है? दिस डेटा शोज दैट लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज अ हिंड्रेंस, कनेक्ट कर लेंगे ऊपर से, कि शिथिल कानून और व्यवस्था की समस्या महिला सशक्तिकरण की एक बाधा है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो मतलब जो रिसेंट में सबसे मजबूत, सबसे जघन्य अपराध हुआ था, उसकी चर्चा करी। फिर बताया कि उसमें अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आया, जो दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ अभी भी शिथिल है, लैक्स है। और उसके बाद और डेटा दिखा दिया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग हैं। उनमें से भी क्राइम अगेंस्ट वीमेन के लिए भी 4 लाख से अधिक केसेस पेंडिंग हैं, और उनमें से 92% केस लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। जबकि एक इंडिपेंडेंट सर्वे बताता है कि 90% प्लस सेक्सुअल वायलेंस के केस हमारे देश में रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। यह दिखाता है कि महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? शिथिल कानून और व्यवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन इंसिडेंसेस को, इन डेटा को लेकर के, और फिर लास्ट में ऐसे को सीधे कनेक्ट कर दिया टॉपिक से। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि क्या कानून एंड व्यवस्था, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज द ओनली प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम है तो कैसे है? तो इसको क्या करेंगे? उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, टू इन्वेस्टिगेट दिस इशू फर्स्ट वी शुड नो द रियल स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी। तो सबसे पहले इस मुद्दे को समझने के लिए हमें सबसे पहले महिलाओं की समाज में वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना होगा, और उसे हम देखेंगे कि व्हाई वुमन आर लेस एम्पावर्ड। हमारे यहां महिलाएं अभी भी कम सशक्त क्यों हैं? दूसरा, हाउ मच रोल ऑफ लैक्स लॉ एंड ऑर्डर प्ले इन एम्पावरमेंट। शिथिल कानून और व्यवस्था महिला सशक्तिकरण में किस हद तक या कितना रोल प्ले करता है। एंड देन वी विल मूव इज कि इज ओनली लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड क्या है? इंप्रूवमेंट विल एम्पावर द वुमन इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाए तो वह महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में सशक्त बना देगा? तो ये 3 क्वेश्चन हम जनरेट करेंगे, एंड देन वी विल मूव इज, इन 3 क्वेश्चन के बाद हम आएंगे, लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई वुमेन आर लेस एम्पावर्ड। महिलाएं कम सशक्त क्यों हैं? तो यहां पे आगे लिखेंगे कि आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन लाइज इन द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री, कि इस प्रश्न का उत्तर हमारे समाज और इतिहास में अंतर्निहित है। अब जैसे सोसाइटी में बात करें तो हमारी सोसाइटी कैसी है? पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें महिलाएं स्वतः ही दूसरे स्तर की नागरिक बन जाती हैं, क्योंकि पहले स्तर पर पुरुष होगा। तो पितृसत्तात्मक समाज होने से उनका सामाजिक स्तर, सामाजिक स्टेटस सेकेंडरी हो जाता है। मैस्कुलिनिटी, जिस सोसाइटी में, हमेशा ध्यान रखिए, जिस सोसाइटी में युद्ध, द्वंद्व, संकट ये बार बार आएंगे, उस सोसाइटी में मैस्कुलिनिटी मजबूत होगी, मतलब पुरुष सत्ता मजबूत होगी। जहां पर उग्रवाद, आतंकवाद और ऐसी ऐसी चरम इंसिडेंसेस, युद्ध बार बार होंगे, उस सोसाइटी में पुरुष प्रधान हो ही जाएगा। तो भारत की जो अवस्थिति है उसके आसपास जो घटनाएं हैं वह भी यहां पर पुरुष सत्ता को मजबूत बना देती है और महिलाओं को कमजोर कर देती हैं। तीसरा, इकोनॉमी। इकोनॉमी में कैसे? तो पॉवर्टी, गरीबी है। अगर गरीबी है तो लोग क्या सोचते हैं कि जो बच्चा है, जो मेल चाइल्ड है, वो हमारे लिए क्या होगा? हमारे भविष्य के लिए एक ब्लैंक चेक है, वह पैसा कमा करके हमारी गरीबी दूर करेगा। लेकिन लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जाता है। तो पॉवर्टी भी महिलाओं को क्या कर देती है? कमजोर कर देती है। दूसरा, एग्रीकल्चर।
इंडियन सोसाइटी में अभी भी हम जानते हैं कि हमारा 60% के आसपास वर्कफोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो अगर अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पुरुष प्रधान कृषि है, अर्थव्यवस्था पुरुष प्रधान है, तो उसमें महिलाएं स्वतः सेकेंडरी क्लास सिटीजन बन जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर उनका पकड़ नहीं है, आर्थिक रूप से वो उतनी सशक्त नहीं है। आर्थिक रूप से पुरुष सशक्त है क्योंकि संपत्ति उसके नाम पे है, धन वह अर्जित कर रहा है। फिर क्या है? सोर्स ऑफ अर्निंग। जो अर्निंग का सोर्स है, जैसे जमीन, जमीन क्या है? अर्निंग का सोर्स है। अगर आपके नाम जमीन है तो आप उस जमीन को बेच करके पैसा कमा सकते हैं, उस जमीन पर कृषि करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन महिलाओं के लिए, महिलाओं के नाम पर जमीन नहीं है। ओनली 7% वुमेन हैव द प्रॉपर्टी राइट। 7% महिलाएं सिर्फ संपत्ति का अधिकार रखती हैं भारत में। तो उससे पता चलता है कि भूमि पर उनका अधिकार नहीं है। उसी तरीके से एजुकेशन का लेवल, अगर एजुकेटेड नहीं है तो एजुकेशन क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ अर्निंग है। लेकिन एजुकेटेड नहीं है या क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, स्किल नहीं है तो भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। तो इन सभी क्षेत्रों में पुरुष आगे है, तो इसीलिए महिलाएं स्वतः पिछड़ जाती हैं, ठीक है। तो पहले हम बताएंगे कि भारतीय समाज का जो नेचर है वह ऐसा है कि महिलाओं को क्या कर देता है? सेकेंडरी क्लास सिटीजन बना देता है। फिर बताएंगे कि नॉट ओनली सोसाइटी बट हिस्ट्री ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिमीनिंग द रोल ऑफ वुमन इन सोसाइटी। इतिहास भी महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बाधा के रूप में है, जहां ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को पुरुष के अधीन रखा गया है। अब इसको हम देखेंगे एंशिएंट में। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या है? डिक्लाइनिंग है। अगर हम ऋग्वैदिक ईरा में देखते हैं तो वहां पे हमें इक्वालिटी दिखती है, लेकिन ऋग्वैदिक ईरा के बाद से लगातार महिलाओं के स्टेटस में धीरे धीरे कमी आ रही है। पहले उनके पॉलिटिकल राइट्स कम हो रहे हैं, ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक में आ रही हैं। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जब आ रही महिलाएं तो उनके पॉलिटिकल राइट्स कम हो रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में उनको शिक्षा का अधिकार है, उनके साथ उपनयन संस्कार होता है, लेकिन बाद के काल में उनका उपनयन संस्कार बंद हो जाता है। एजुकेशन राइट है लेकिन उपनयन संस्कार नहीं है। फिर बाद में धीरे धीरे प्रॉपर्टी राइट भी कम हो जाता है, संपत्ति का अधिकार भी गुप्त काल तक आते आते संपत्ति का अधिकार भी कम हो जाता है, ठीक है। फिर बहुत सारी कुरीतियां भी आ जाती हैं, सती सिस्टम धीरे धीरे शुरू होने लगता है। ऑल्दो इट वाज नॉट वेरी मच प्रेवलेंट इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी बट हैज स्टार्टेड। प्राचीन काल में सती प्रथा बहुत बड़े स्तर पर नहीं था, लेकिन प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? गुप्त काल के एरण अभिलेख से मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बताएंगे कि वॉर एंड पॉलिटिक्स, इसके चलते भी बार बार युद्ध हो रहा है, तो युद्धों में पुरुष की प्रधानता हो जाती है, इससे भी महिलाओं की स्थिति कमजोर हो रही है। राजनीतिक भागीदारी घट रही है। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दूर दूर तक व्यापार करने के लिए पुरुष जा रहा है, तो आर्थिक रूप से पुरुष सशक्त हो रहा है, महिलाएं कमजोर पिछड़ जा रही हैं। रिलीजन, धर्म भी महिलाओं को थोड़ा पिछड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि अगर मरोगे तो पुत्र अगर अग्नि देगा, पुत्र अगर तर्पण करेगा तो तुम्हारी मुक्ति होगी। पुत्री को रोल नहीं देता है रिलीजन। तो ऐसे में इन सभी फैक्टर्स ने क्या किया? एंशिएंट इंडिया में वुमेन की कंडीशन को कमजोर किया। अब आते हैं मिडिएवल इंडिया। मिडिएवल इंडिया में क्या होता है? इस्लामिक इन्वेशन होता है, इस्लामिक आक्रमण होता है। इस आक्रमण का दुष्परिणाम क्या हुआ कि बड़े स्तर पर वो चूंकि बर्बर जनजातियां थी, सभ्यता नहीं थी उनमें, तो वो जब हमला करती थी तो बर्बरता करती थी, महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार, उनको बर्बर तरीके से मारना, पुरुषों के साथ बर्बरता करना। तो इस बर्बरता से बचने के लिए इंडियन सोसाइटी में पर्दा सिस्टम शुरू हो गया, पर्दा प्रथा शुरुआत हो गई कि भाई घर के अंदर महिलाएं रहेंगी, क्योंकि बाहर निकलेंगी तो कोई इस्लामिक आक्रमणकारी देख लेगा, फिर उठा के लेके चला जाएगा, फिर उन्हें सेक्स स्लेव बना लेगा। तो बचाने के लिए पर्दा सिस्टम आ गया। पर्दा सिस्टम, अब घर के अंदर पैक हो गई महिलाएं। फिर
लॉक्ड इनसाइड द हाउस। फिर चाइल्ड मैरिज शुरू हो गया, क्योंकि अगर ज्यादा दिन तक महिला कुंवारी रह गई तो कोई आक्रमणकारी देख लेगा, उसको लेके चला जाएगा, तो इसलिए बचपन में ही शादी कर दो, तो चाइल्ड मैरिज बढ़ने लगा। फिर गर्ल इन्फेंटिसाइड, बालिका शिशु हत्या। भाई बालिका है, बच्ची है, तो एक दिन बड़ी होगी तो ये आक्रांता क्या करेंगे, उसके साथ जबरदस्ती करेंगे। इससे बढ़िया है कि जन्म लेते ही उसको मार दो, तो बालिका शिशु हत्या शुरू हो गया। ठीक है, ह्यूज नंबर ऑफ विडोज। और चूंकि इस्लामिक हमले में बड़े स्तर पर पुरुष मारे गए युद्ध में, तो बहुत बड़े स्तर पर क्या हो गई, विधवाओं की संख्या उपस्थित हो गई। तो विधवाओं की संख्या अगर बहुत बड़े स्तर पर हो गई और पुरुष युद्ध में मारे जा रहे हैं, तो क्या हो गया, नो विडो मैरिज। तो विधवाओं की दूसरी शादी का बंद हो गया पूरा सिस्टम ही, क्योंकि मेल कम हो गए और फीमेल ज्यादा हो गई। और युद्ध में पुरुष मारे जा रहे हैं तो जवान महिलाएं ज्यादा हो गई। तो अब ऐसे में विडो रीमैरिज को प्रोहिबिट कर दिया गया पूरी तरीके से। अब आते हैं सती सिस्टम तेजी से बढ़ गया, क्योंकि वो जो जवान महिलाएं हैं विधवा हो गई हैं, छोटी बच्चियां हैं विधवा हो गई हैं, तो अगर वो समाज में रहीं तो समाज में क्या होगा, व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा उस समय का समाज सोचता है। या फिर इसको कोई आक्रांता या कोई भी कुछ भी गलत तरीके से देखेगा। तो इससे बढ़िया है कि पति मरा, उसी के साथ उसको क्या कर दो, सती कर दो, तो टेंशन खत्म। तो इस तरीके से समाज में महिलाओं की स्थिति क्या होने लगी, मध्यकाल में और खराब हो गई। फिर आता है मॉडर्न इंडिया, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश इरा में क्या हुआ, एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी अपने चरम पर पहुंच गई, खाने पीने के लिए लाले पड़ने लगे, और बार बार क्या होने लगे, फेमाइन आने लगी, अकाल आने लगे। ब्रिटिश काल में टोटल अगर हम सिर्फ 19वीं सेंचुरी की बात करें, मतलब 1800 से लेकर 1899 तक, तो 21 बड़े बड़े अकाल पड़े। उसके पहले भी पड़े थे, उसके बाद भी पड़े। 20वीं सेंचुरी में भी 1942 का बंगाल का फेमाइन इतना भयानक था कि लगभग 3 करोड़ से आसपास लोग मारे गए थे। तो इन फेमाइन्स में, एक्सट्रीम पॉवर्टी में, फेमाइन में क्या हो गया, और जब पैसा नहीं है खाने पीने को, तो जो भी थोड़ा मोड़ा अर्निंग करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। महिलाएं नहीं अर्न कर पा रही हैं तो उनकी स्थिति और खराब हो गई। फिर क्या है, कंजर्वेटिज्म बढ़ने लगा, रूढ़िवादिता और बढ़ गई। रूढ़िवादिता ब्रिटिश काल तक आते आते अपने चरम पर पहुंच गई। ये सारी समस्याएं एंशिएंट और मिडिएवल वाली इस काल में आकर के और मजबूत हो गई। सती प्रथा और मजबूत हो गया, विधवाओं की स्थिति और खराब हो गई, बालिका शिशु हत्या अधिक होने लगा, लड़कियों का एजुकेशन पूरा बंद हो गया, घर के अंदर पर्दा में पूरी तरीके से पैक कर दिया गया, और कंजर्वेटिज्म बढ़ा। हालांकि इसके साथ साथ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए, समाज सुधार का आंदोलन भी शुरू हुआ, लेकिन जो कि अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन वह उसी समय पूर्णतः सफल नहीं हुआ। ब्रिटिश काल में वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पूर्णतः सफल नहीं हुआ। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अभी भी जारी है, अभी भी समाज सुधार के प्रयास जारी हैं। कभी वो राजनीतिक रूप से होते हैं, जिसमें कि हम महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, उनके एजुकेशन राइट्स देते हैं, तो कभी कभी उनको हम मैट्रियार्कल राइट देते हैं, मातृसत्तात्मक माता से जुड़े हुए राइट देते हैं। तो अभी भी सुधार कंटिन्यू है, लेकिन इतने सदियों की जो समस्या है वह इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली है। तो सदियों की समस्याओं ने क्या किया था, महिलाओं को सेकेंडरी स्टेटस का दर्जा दे दिया। ठीक है, अब आते हैं कि हमने ये देख लिया कि सोशल फैक्टर्स क्या थे जिसने कि महिलाओं को कमजोर बनाया, फिर हमने हिस्टोरिकल फैक्टर्स देख लिए जिन्होंने महिलाओं को कमजोर बनाया। अब आगे आते हैं कि कंडीशन ऑफ वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या रहा, भाई आजादी के बाद का कंडीशन क्या रहा। तो आजादी के बाद हमने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट आया। हिंदू मैरिज एक्ट से महिलाओं को अधिकार दिया गया कि भाई 2 शादी नहीं कर सकता पुरुष, तो इस तरीके से महिलाओं को सम्मान मिला, प्रॉपर्टी राइट मिला, संपत्ति का अधिकार आया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया और पिता की संपत्ति में भी पुत्री का अधिकार मिल गया। उसी तरीके से राइट टू एजुकेशन आकर के महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया गया। फिर विशाखा गाइडलाइंस आकर के उनके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होते थे, कार्यस्थल पर अगर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ तो उसको भी रोकने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया गया।
कैसे? तो पंचायती राज सिस्टम में उनके लिए क्या किया गया? 33% का रिजर्वेशन दिया गया। उसी के साथ साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। और अब इसमें क्या कर दिया गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में भी उनकी 33% का पार्टिसिपेशन फिक्स कर दिया गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक्ट बना करके महिलाओं के स्टेटस को इंप्रूव करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको क्या किया गया है? सेफगार्ड्स दिए गए हैं, जैसे नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जेंडर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए राइट टू इक्वालिटी आया, विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया आर्टिकल नंबर 14 और 15 में। जेंडर के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट, ठीक है। उसी तरीके से क्या है? मैटरनिटी रिलीफ भी दिया गया आर्टिकल 42 के तहत कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको कुछ समय के लिए छुट्टी दी जाएगी, ठीक है। और उस तरीके से राइट टू वोट भी दिया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इस तरीके से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स थे और कुछ लीगल सेफगार्ड्स थे जिन्होंने महिलाओं के कंडीशन को इंप्रूव करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बट स्टिल, लेकिन उसके बाद भी समाज में महिलाएं अभी भी मेल के बराबर इक्वल राइट एंजॉय नहीं करती हैं। अभी भी उनके पास पुरुष के बराबर शक्ति नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है और ये कैसे दिखता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दिखाता है कि इंडिया कितना रैंक है 2024 में, इंडिया का 129 है आउट ऑफ 146। तो यह दिखाता है कि अभी भी हमारे यहां जेंडर गैप बना हुआ है, लैंगिक आधार पर भेद बना हुआ है। और क्या है? एट द करेंट रेट ऑफ प्रोग्रेस, अब जिस तरीके से हम सुधार कर रहे हैं, अगर इस दर पर हम सुधार करेंगे तो अभी भी 134 साल लगेंगे, 134 ईयर लगेगा टू अचीव जेंडर न्यूट्रलिटी, जेंडर इक्वालिटी। लैंगिक समानता लाने के लिए अभी भी हमें कितने साल लगेंगे? 134 साल लगेंगे। 2158 ईस्वी तक भारत लैंगिक रूप से क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अगर हम वर्तमान दर पर जिस तरीके से सुधार हो रहे हैं उस पर चलते हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी चुनौती बहुत बड़ी है, हमें अभी और भी काम करने की जरूरत है। यह भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं कि लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हमने ये देखा अब तक कि भारतीय समाज में महिलाओं के साथ सेकेंडरी स्टेटस का बिहेव होता है। इसके लिए कुछ सोशल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हालांकि आज़ादी के बाद हमने कुछ सुधार भी किए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो जेंडर गैप है वो बना हुआ है। और करंट रेट से अगर हम चलते हैं तो अभी भी 134 साल लगने वाले हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि तो क्या इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हाउ मच रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्ले इन वुमेन इंपावरमेंट? तो इसमें वुमेन इंपावरमेंट करने में लॉ एंड ऑर्डर कितना रोल प्ले करता है? यह कितना रोल प्ले करेगा? यह महिलाओं को कितना तेजी से सशक्त बनाएगा? तो इसमें पहला आता है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा? तो उनको लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, उनको लीगल प्रोटेक्शन देगा। किससे? वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन से। उनके खिलाफ अगर कोई वायलेंस हो रहा है, अपराध हो रहा है, हिंसा हो रही है, या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उससे क्या देगा? सुरक्षा देगा, विधिक सुरक्षा देगा। जैसे लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप, अगर इसके खिलाफ जो कानून बने हैं वो क्या करेंगे? वुमेन को हेल्प करेंगे। किसमें? कि लिव विदाउट फियर, बिना किसी भय के वो समाज में रह सके। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर में पहला आता है कि लीगल प्रोटेक्शन दे दिया जाए तो ये उनको क्या करेगा? समाज में बिना किसी भय के रहने को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। दूसरा है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ प्रमोट्स इक्वल राइट टू वर्क प्लेस। अगर उनके साथ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ हमारे देश में जो भी हैं, जो कार्यस्थल पर भेदभाव से मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो वह क्या करेगा? उनके साथ कार्यस्थल पर जो भेदभाव है उसको समाप्त कर देगा। तो इस तरीके से अगर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो कि हमारे यहाँ है ऑलरेडी, तो यह लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्या करेगा? उनको वर्क फोर्स में शामिल करेगा और वर्क प्लेस पर उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करेगा। तीसरा है फैमिली लॉस। जो हम फैमिली लॉ अगर बनाते हैं
हमारे यहाँ फैमिली लॉ जो अगर अच्छे से इंप्लीमेंट होता है तो वो क्या करेगा, जैसे शादी के लिए, डिवोर्स के लिए या इनहेरिटेंस मतलब संपत्ति के लिए, अगर इनसे जुड़े हुए अधिकार महिलाओं को मिलते हैं तो उन्हें क्या होगी, ऑटोनॉमी होगी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। वो स्वायत्त हो पाएंगी, स्वतंत्र हो पाएंगी अपने डिसीजन लेने में, साथ ही वह फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत महसूस करेंगी, वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो पाएंगी। तो इस तरीके से लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन उनको क्या करेगा, उनको लिव विदाउट फियर सुनिश्चित करेगा। उसके साथ साथ राइट टू वर्क प्लेस आएगा और फिर उनको ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। और क्या होता है, अगर एक्सेस टू जस्टिस सुनिश्चित किया जाता है, उनके लिए न्याय की पहुंच आसान अगर बनाई जाती है, यह लीगल लॉ है, लीगल सुधार है। तो जैसे कि हम अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर के आते हैं, उनको लीगल एड देते हैं, मतलब अगर उनके पास वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें वकील नहीं मिल रहा है, तो सरकार फ्री रूप से उनको वकील देगी। और सेंसिटिव पुलिसिंग होगी। और जो पुलिस है, जैसे पिंक बूथ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है पिंक बूथ, जिसमें कि पिंक दिल्ली गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट है। तो वहां पर महिलाओं के साथ क्या होता है, सिर्फ महिला पुलिसकर्मी होती हैं, तो महिलाओं की समस्या को सेंसिटिव रूप से समझती हैं, उनकी पीड़ा को समझती हैं, महसूस करती हैं और उस पर एक्शन लेती हैं। तो अगर ऐसा होता है, सेंसिटिव पुलिसिंग होता है, तो ये क्या करेगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा कि लीगल सिस्टम में उनका ट्रस्ट बढ़ेगा महिलाओं का। और इससे क्या होगा, उनका जो कॉन्फिडेंस है किस बात में, टू रिपोर्ट क्राइम, वो अपने खिलाफ होने वाले अपराध को रिपोर्ट करेंगी। अभी क्या है, डर है कि अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, घर के अंदर बहुत सारे महिलाओं बच्चियों के साथ हिंसा हो रही होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा होता है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा पाती है। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर वो आवाज उठाएगी तो परिवार उसको पनिश करेगा, दंड देगा, सोसाइटी में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी, और पुलिस में जाएंगी तो पुलिस उसका केस पूरे देश भर में बदनाम कर देगी। तो इस तरीके से अगर सेंसिटिव पुलिसिंग होता है, लीगल एड मिलता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आते हैं, तो उनको क्या हो जाएगा, लीगल सिस्टम में उनका ट्रस्ट बढ़ेगा और फिर वो क्या करेगा, कॉन्फिडेंस के साथ क्राइम को रिपोर्ट कर पाएंगी और अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेस टू जस्टिस भी बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तीसरा आता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट। ठीक है, अब अगर हम ऐसा कोई लॉ बनाते हैं जो क्या करता है, उनके लिए इक्वल पे को सपोर्ट करता है कि जो पुरुष काम कर रहा है और वही काम महिला कर रही है, तो दोनों को एक समान वेतन दिया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। उस तरीके से मैटरनिटी बेनिफिट्स देते हैं हम उनको, अगर मातृत्व लाभ है वह भी देते हैं, और प्रॉपर्टी ओनरशिप देते हैं, संपत्ति का अधिकार देते हैं, एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देते हैं, राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी को बढ़ाते हैं बना करके, लॉ बना करके। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी, वित्तीय रूप से वो अधिक स्वतंत्र होंगी, एंड डिसीजन मेकिंग में उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। फिर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, परिवार के स्तर पर अपना वो निर्णय ले पाएंगी कि मुझे अभी बच्चे को पैदा करना है कि नहीं करना है, मुझे परिवार में बाहर जाकर के काम करना है कि नहीं करना है। तो परिवार के स्तर पर भी उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि वो अब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनकी बढ़ रही है, और वो कैसे, लॉ बना करके सरकार उनको ये ऑटोनॉमी दे रही है, तो उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगा सरकार से। तो इस तरीके से परिवार के अंदर भी, अपने जीवन के संदर्भ में भी, परिवार के अंदर में भी, हर जगह डिसीजन मेकिंग में भी वो मजबूत होंगी और वित्तीय रूप से सशक्त भी होंगी। ठीक है, फिर अगला आता है सोशल नॉर्म्स एंड लीगल रिफॉर्म्स। जो सामाजिक मान्यताएं हैं उसको देकर के लीगल रिफॉर्म अगर होते हैं तो क्या होगा, जैसे लॉ एंड ऑर्डर कैन चैलेंज क्या है, रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स। जैसे हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज है, या फिर डॉरी है, दहेज है, या फिर ऑनर किलिंग हो जाता है, प्रतिष्ठा के नाम पर अपने बेटे बेटी की हत्या कर दी, कि दूसरे जाति में विवाह कर लिया, दूसरे धर्म में विवाह कर लिया तो मार दो। तो ये सब अगर, ये क्या है, ये सोशल नॉर्म्स हैं, ये रूढ़िवादिता है, समाज का एक रूढ़िवादी नियम है। अगर इन सब के अगेंस्ट में लीगल रिफॉर्म होते हैं तो क्या हो जाएगा, इंपैक्ट क्या होगा कि ओवर टाइम दिस कैन शिफ्ट पब्लिक एटीट्यूड्स एंड क्रिएट अ मोर जेंडर इक्वल सोसाइटी। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ जो लोगों की मनोदशा है, जो लोगों की मानसिकता है,
रूढ़िवादिता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि पता होगा लोगों को कि अगर हमने बालिका की, छोटी बच्ची की शादी करी तो हमें जेल जाना होगा, तो लोग छोटी बच्ची की शादी करने से डरेंगे, बचेंगे। अगर हम दहेज लेते हैं तो जेल जाना होगा, कोई रिपोर्ट कर दिया तो दहेज लेने से बचेंगे। अगर हम ऑनर किलिंग करते हैं तो फांसी दे दी जा सकती है, तो लोग ऑनर किलिंग करने से बचेंगे। तो इस तरीके से जो सोशल नॉर्म्स हैं, कैसे सोशल नॉर्म्स, रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स, रूढ़िवादी सामाजिक नियम, उनको लेकर के अगर मजबूत लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म होते हैं तो महिलाओं के लिए क्या हो जाएगा कि ये जेंडर इक्वल सोसाइटी को बढ़ावा देगा, महिलाएं अधिक मजबूत हो पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो लीगल रिफॉर्म्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर में हमने अगर रिफॉर्म किया तो वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या कार्यस्थल से जुड़े हुए, उनके अधिकारों से जुड़े हुए हर जगह उनकी स्टेटस को क्या करेगा, अपलिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि उनके स्टेटस को अपलिफ्ट कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि अब तक का फैक्ट एंड फिगर क्या कहता है। हमने जो लीगल रिफॉर्म किए हैं उसका इंपैक्ट क्या आया है अब तक। तो उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है कि त्रिपुरा में 2024 में क्राइम रेट में क्या हुआ है, 19.4% कमी आई है, 19.4% डिक्रीज हुआ है फॉर सेटिंग अप वुमेन हेल्प डेस्क। त्रिपुरा ने वुमेन हेल्प डेस्क, पुलिस स्टेशन में एक महिलाओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क स्थापित किया और उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में 19.4% कमी आई है। तो अगर लीगल रिफॉर्म हुए, लॉ एंड ऑर्डर का रिफॉर्म हुआ तो अपराध में कमी आई। ठीक है, उसी तरीके से लखनऊ में, सिटी में क्या हुआ कि यहां पर सरकार ने क्या किया है, लॉ एंड ऑर्डर में जो सुधार किया है उसके लिए सरकार ने लखनऊ में पिंक बूथ वाला एक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन डबल हो गया है। कितने समय में, सिर्फ 2022 से 2024 में। 2022 में 16% महिलाएं कार्य करती थी, लखनऊ की 16% महिलाएं कार्य करती थी और 2024 में वो बढ़ करके 32% हो गई हैं। तो वर्कफोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन मात्र 2 साल में डबल हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर में रिफॉर्म हुआ तो महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, कार्यस्थल पर भागीदारी बढ़ गई, काम करने की भागीदारी बढ़ गई। तो काम करने की भागीदारी बढ़ गई तो उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल गई, वित्तीय रूप से वो सशक्त हो गई। ठीक है, उसी तरीके से मेघालय का एक डेटा कहता है कि वहां पर सरकार ने क्या किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर में जब सुधार किया तो वह कहां दिख रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में उसकी विजिबिलिटी दिखने लगी कि महिलाओं को जब सुरक्षा मिलने लगा तो वो स्वतंत्र होकर के अपना ग्रुप बना करके और अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगी। और यह डेटा दिखाता है कि 2015 में मेघालय में 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे थे और वहां थोड़ा सा सुधार हुआ तो 2024 में 5000 से बढ़ करके 52,000, फ्रॉम 5,000 to 52,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप, न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्टेड। तो 5,000 से 52,000 तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का नंबर बढ़ गया। तो जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हो रहा है वहां पर महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ जा रहा है, वो खुद का अपना काम भी करना शुरू कर रही हैं। तो 5,000 से सीधे 52,000, कब, 2015 से 2024 के बीच में। उसी तरीके से तमिलनाडु देखता है कि तमिलनाडु में कोवलम SOS एप्लीकेशन, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोवलम SOS एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया, जिससे क्या हुआ कि इमरजेंसी के दौर में जब भी महिलाएं कभी किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो उस एप्लीकेशन को यूज करेंगी। जैसे ही उस एप्लीकेशन में कोई बटन है दबाएंगी, तुरंत ही आसपास के पुलिस स्टेशन को इमरजेंसी सिग्नल मिलने लगेगा कि यहां महिला है और वो प्रॉब्लम में है, उसे तुरंत सिक्योरिटी की जरूरत है। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि तमिलनाडु में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कमी आई है। तो यह बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर में अगर रिफॉर्म हुआ है, रिफॉर्म होगा, हमने पहले क्या देखा कि रिफॉर्म होगा तो कहां कहां सुधार हो सकते हैं, फिर हमने देखा कि उसका इंपैक्ट हुआ भी है, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है तो वहां हमें इंपैक्ट पॉजिटिव दिखा है।
अब आते हैं, ठीक है, अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव चेंज क्राइम अगेंस्ट वीमेन आर इंक्रीजिंग। हाँ, पॉजिटिव चेंज तो हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है, और ये अराउंड 4% इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर इन 2023। 2023 का डेटा दिखाता है, एनसीआरबी का जो क्राइम रिलेटेड डेटा है वो दिखाता है कि 2022 से 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% और वृद्धि हो गई है। तो क्राइम महिलाओं के खिलाफ बढ़ा है। ये क्या दिखाता है? हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अगले प्रश्न की ओर आता है कि क्या इज ओनली लॉ एंड ऑर्डर इज इनफ टू इंप्रूव वुमेन्स राइट या वुमेन्स कंडीशन? क्या सिर्फ कानून और व्यवस्था में सुधार कर देना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त है? तो आंसर है नो। डेटा सेज नो। डेटा कहता है कि नहीं, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि डेटा क्या कह रहा है कि क्राइम बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाफ। अब उसके बाद तो फिर क्या किया जाए? तो हमें क्या करना होगा? तो हमें सोशल नॉर्म्स में चेंज करने होंगे, जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनमें भी सुधार करने होंगे। इन फैमिली एंड सोसाइटी, परिवार और समाज में एजुकेशन के स्टेटस को बढ़ाना होगा और मोरल गाइडेंस तैयार करने होंगे। जैसे लड़कों को भी, जो बच्चे हैं उन्हें भी महिलाओं या बच्चियों के खिलाफ सेंसिटिव बनाना होगा, और ये एजुकेशन से होगा। ये समाज के नैतिक मानदंडों को प्रमोट करके किया जा सकता है। तो नैतिक शिक्षा को भी, मोरल एजुकेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा, नैतिक शिक्षा को बढ़ा करके, और तब हम समाज में एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बना पाएंगे। सोशल मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सोशल मीडिया क्या करेगा? सोशल मीडिया दुनिया में कहीं भी अगर क्राइम हो रही है तो तुरंत उसकी, अगर कोई बच्ची के साथ अपराध हो रहा है तो बच्ची पुलिस के पास जाकर के अपराध रिकॉर्ड करने में मुश्किल महसूस करेगी, लेकिन सोशल मीडिया पे वो अपनी बात कह सकती है, और उसकी बात को सोशल मीडिया वाइड स्प्रेड कर सकता है। सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, पुलिस पर दबाव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया भी क्या करेगा? एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और कर रहा है। उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जब तक पॉलिटिकली वो स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक उनके राइट्स दबे रहेंगे। इसीलिए उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा। वो चाहे पंचायतों में 33% रिजर्वेशन हो या नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो, इन सब के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने का इंपैक्ट हमें दिखेगा, और ग्राम पंचायतों में इसका इंपैक्ट आज दिख रहा है। बड़े स्तर पर महिलाएं ग्राम पंचायत की प्रधान हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। वैसा ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लागू होने के बाद संसद और विधायिक स्तर पर जब उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो महिलाओं के लिए सेंसिटिव कानून भी बनने लगेंगे। फिर महिलाओं के खिलाफ होने में, अपराध करने में सोचना पड़ेगा लोगों को। उसी तरीके से रिफॉर्म मूवमेंट्स, बहुत सारे सोशल संगठन हैं या जो पॉलिटिकल संगठन है या फिर मूवमेंट से जुड़े हुए संगठन हैं जो सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, उनकी भागीदारी भी बहुत है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना करके बड़े स्तर पर देश में सोशल रिफॉर्म को भी बढ़ावा देना होगा। समाज में अगर कोई कुरीति है तो उसके खिलाफ एक मूवमेंट बना करके और समाज को आगे आना होगा, जिस तरीके से राजा राम मोहन राय ने सती के लिए किया। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वुमेन एजुकेशन के लिए किया, या फिर ज्योतिबा फुले या महात्मा फुले की फैमिली ने किया एजुकेशन के लिए। तो ये ऐसे ही मूवमेंट बनाना होगा, और ये मूवमेंट ही समाज की बुराइयों को कम करके महिलाओं को इक्वालिटी की ओर प्रमोट करेगा। उसी तरीके से उनको प्रॉपर्टी राइट देना होगा। ओनली 7 to 8% महिलाएं ही प्रॉपर्टी राइट को एंजॉय करती है। संपत्ति का अधिकार सिर्फ 7 से 10% महिलाओं को है, 7-8% महिलाओं को है। तो बढ़ाना होगा। भागीदारी 50% है तो संपत्ति का अधिकार भी उनके पास 50% होना चाहिए, जबकि है कितना? सिर्फ 7 से 8%। तो उनके पास संपत्ति का अधिकार बढ़ेगा। तो जब उन्हें पता होगा कि यह मेरे नाम पे जमीन है, तो मेरे खिलाफ कोई अगर परिवार में हिंसा हो रही है तो मैं अपनी जमीन बेच सकती हूं, तो इस डर से लोग उस महिला का सम्मान करेंगे कि अगर हम ज्यादा झगड़ा करेंगे, अत्याचार करेंगे तो ये संपत्ति किसी और को बेच देंगी, किसी और को दे देंगी। ठीक है, उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन जितना बढ़ रहा है, हम ग्लोबल विलेज के दौर में जी रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन जितना बढ़ रहा है, महिलाएं इंटरनेशनल स्तर पर
उनसे जुड़े हुए मूवमेंट्स को समझ रही हैं, इंटरनेशनल स्तर पर उनको क्या क्या राइट्स मिले हैं ये जान रही हैं, और किसी देश में अगर क्राइम हो रहा है महिला के खिलाफ तो इंटरनेशनल स्तर पर उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन भी ह्यूमन एम्पावरमेंट को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिर्फ लीगल रिफॉर्म नहीं बल्कि इन सारे सेगमेंट्स में भी एक्टिव होकर के काम करना होगा, तब हम जो वो 134 साल का गैप है अभी भी महिलाओं को देने के लिए, इक्वल राइट्स देने के लिए, उसको जल्दी पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, अब तक तो हमने देख लिया कि आगे क्या क्या करना है, लीगल राइट्स का इंपैक्ट क्या होगा, उनकी समस्याएं कहां कहां से थी, समाज और इतिहास की समस्या थी, आज़ादी के बाद कुछ सुधार हुए, अच्छा सुधार हुआ, अभी भी समस्या है, समाधान क्या हो सकता है, तो सिर्फ लीगल रिफॉर्म नहीं बल्कि और भी रिफॉर्म की जरूरत है। तो अब कंक्लूड कैसे करेंगे, तो कंक्लूड करते समय हम आएंगे कि मनुस्मृति कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, और उसी समाज में महिलाओं की स्थिति सेकेंडरी क्लास सिटीजन की है। जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं किसी समुदाय की प्रगति का माप इस आधार पर करता हूं कि उस समाज की महिलाओं की स्थिति क्या है। कोई भी समाज कितना प्रगतिशील है कैसे जानेंगे, तो डॉक्टर अम्बेडकर पैमाना बताते हैं कि उस समाज की महिलाओं को देख लो, अगर वो मेल के बराबर इक्वल राइट एंजॉय कर रही हैं तो इसका मतलब कि वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, और अगर उनके पास कम अधिकार हैं तो वो सोसाइटी रिग्रेसिव सोसाइटी है। फिर हम आएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर इज प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल बट इट नीड्स मोर रिफॉर्म्स इन लॉ मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑल्सो। हाँ बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा महिलाओं के सशक्तिकरण में, लेकिन अभी भी लॉ एंड ऑर्डर में क्या है, लॉ मेकिंग में महिलाओं के लिए अनुकूल लॉ बनाने में हमें और रिफॉर्म करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ सिर्फ लॉ बनाने में ही नहीं बल्कि उसको इंप्लीमेंट करने में भी, उसको लागू करने में भी हमें और प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है। और तब जो बाकी के कारक हैं, जो अदर फैक्टर्स हैं, जो अभी हमने जस्ट पहले डिस्कस किया कि वो चाहे ग्लोबलाइजेशन हो या सोशल मीडिया हो, ये सभी और प्रोएक्टिव होकर के महिलाओं को प्रमोट करेंगे, और तब लास्ट में एक दिन औरत का दिन होगा। इसके साथ आप अपने कोट के साथ एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ह्यूमन एम्पावरमेंट को लेकर के जो लीगल इश्यूज हो सकते थे या लीगल डायमेंशन में जो ऐसे बन सकता था उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जब भी हम डिस्कस करेंगे अब उसके दूसरे डायमेंशन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहे तो एक बात की श्योरिटी है कि आप ऐसे राइटिंग के साथ साथ अपने जीएस के भी सेगमेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। इसको आई विल मेक वेरी श्योर। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।